cineinc.com। नमस्कार, मेरा नाम है अचला शर्मा। सुनिए सिनेइंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी। इस श्रृंखला में हम ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियाँ पेश करते रहे हैं। अब तक हमने जिन कहानीकारों की कहानियाँ आपको सुनवाई हैं वो सभी कई दशकों से ब्रिटेन में बसे हैं। ब्रिटेन उनका घर है, लेकिन एक घर और उनके दिलों में बसा है, भारत। आज जिस लेखिका की कहानी आप सुनेंगे, उन्हें भारत से ब्रिटेन आए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ही यहाँ की हिंदी उर्दू साहित्यिक गतिविधियों में उसी तरह से सक्रिय हो गई हैं जिस तरह भारत में थीं। नाम है नूर ज़हीर। रेत पर खून, खामोश पहाड़, सुलगते जंगल और सयानी दीवानी उनके 3 प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। कहानियों के अलावा नूर ज़हीर ने उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। किताबों की सूची लंबी है, इसलिए उसकी चर्चा बाद में। यहाँ सिर्फ इतना जिक्र और कर दूं कि नूर ज़हीर ने जिस घर में जन्म लिया वहाँ साम्यवाद की बयार बहती थी। कम्युनिस्ट पिता सज्जाद ज़हीर और माँ रज़िया सज्जाद ज़हीर के संस्मरणों पर नूर ज़हीर की 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, मेरे हिस्से की रोशनाई और स्याही की एक बूंद। तो भला सामाजिक सरोकार और आम आदमी के संघर्ष नूर ज़हीर की लेखनी से कैसे अछूते रहते। भारत हो या ब्रिटेन या फिर दुनिया का कोई और देश, किसी भी कोने में सांस लेते उपेक्षित पात्र नूर की नज़र से ओझल और अनजान नहीं रहते। आज पेश है नूर ज़हीर की कहानी भटकन। आज़र से मिलकर आरिफा को ऐसा लगा जैसे वो कोई मखौटा लगाए हुए है। भला आज के तिकड़मों और पैतरेबाजियों से भरे दौर में कोई इतनी मासूम शक्ल का मालिक हो सकता है? ज़रूर कोई ज़बरदस्त अभिनेता है जो अपने असल चेहरे पर बड़ी खूबी से भोलेपन का नकाब चिपकाए है और इन पश्चिमी गोरों को बेवकूफ़ बना रहा है। जब आरिफा ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की और वो या तो खामोश रहा या बस मुस्कुरा भर दिया, तो आरिफा का शक यकीन की तरफ चल निकला। मुस्कुराया, इसका तो यही मतलब है कि वो उसकी बात समझ गया है। चुप रहा यानी कोई भेद ज़रूर है जिसे वो छुपा रहा है। स्वीडन के गुल्ज़मार्देन गांव में आरिफा 2 महीने के लिए रहने आई हुई थी। पैसे कम थे, उपन्यास पूरा करना ज़रूरी था और इस्लामी पृष्ठभूमि पर लिखे जाने वाली कथा के लिए अपने समुदाय से दूरी बनाना लाजमी था। पैसे पल्प फिक्शन लिखने वालों के अलावा किस लेखक के पास होते हैं? इसीलिए लंदन, जहां उसका स्थायी निवास था, वहां से इतनी दूर उसने समुंदर के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक फार्म हाउस में कमरा किराए पर लिया था। कमरे के किराए के अलावा अगर वो प्लम, चेरी, नाशपाती और स्ट्रॉबेरीज की तोड़न का हिसाब रखने में 2 घंटे हर शाम को दे तो उसे खाना मुफ्त मिलेगा। आरिफा की एक दोस्त इस गांव के करीब रहती थी और डोवर से एक लावारिस कुत्ते को लेने लंदन आने वाली थी। ज़्यादातर मुसलमानों से अलग आरिफा को कुत्ते पसंद थे और हैरत की बात यह थी कि अक्सर कुत्ते भी उसके समुदाय का गुस्सा उस पर नहीं निकालते थे और उसे पसंद करते थे। इसी पसंद के चलते वो अपनी दोस्त और उसके नए नए गोद लिए कुत्ते के साथ कार में बैठकर स्वीडन आ गई थी, जो फ्लाइट से काफ़ी सस्ता पड़ा था। आज़र को यहाँ पाकर उसे एक कोफ्त सी हुई थी। वो तो मुसलमानों से दूरी बनाने और जो कुछ उसके अंदर भीतर सिखा पढ़ाया ठूंसा गया था उसे निजात पाने के लिए इतनी दूर आई थी ताकि इस्लामी समाज में होने वाली कुरीतियों और कुसंस्कारों पर लिख सके। वैसे उसे याद रखना चाहिए था, लंदन में ये बहस बहुत गर्म थी कि स्वीडन के फार्म हाउसेस ने अफ़गान शरणार्थियों के लिए अपने द्वार खोले हैं। मजाक ये भी है कि ये स्वीडन की अपनी गिरती हुई आर्थिक स्थिति
को संभालने का तरीका है, ताकि उन्हें बंजर पड़ी जमींदारियों पर मुफ्त के या बहुत कम दामों के मजदूर मिल जाएं। खैर, अब तो क्या हो सकता था, 2 महीने तो यहाँ गुजारने ही हैं। आज़र से बहुत बहस या बातचीत ना हो तो गनीमत है, क्योंकि वो इस्लामी कानून पर अपनी रिसर्च और तर्क को किताब की शक्ल में सबके सामने लाने से पहले किसी मुसलमान से वाद विवाद नहीं करना चाहती थी। वाद विवाद उसने बहुत किया था, लेकिन ना तो कुछ बदला था और ना ही कोई ये मानने को राज़ी था कि धर्म केवल एक समय की ज़रूरत पूरी करता है। उसे हमेशा के लिए सही मानना इंसानियत और सभ्यता की बढ़त रोकना है, और मुसलमान मर्दों से तो इस मामले में बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता डगमगाती हुई नज़र आने लगती है और बहस बहुत जल्द झगड़े और गाली गलौज में बदल जाती है। लेकिन आरिफा को घबराने की ज़रूरत नहीं थी। आज़र बहस तो तब करता जब वो बोलता, चुपचाप खाना खाता, सिर्फ हाथ उठा करके सलाम करता, सुबह के नाश्ते के बाद गायब होता तो रात के खाने के वक्त नज़र आता। फार्म की मालकिन इंग्रिड ने इतना भर कह करके मिलवाया था, ये आज़र है, मेरा अफ़गान बेटा। आज़र से ख़ुद कभी ये पूछने का मौका ही नहीं मिला कि वो यहाँ कैसे और क्यों आ पहुँचा है। वैसे तो इस सूरत हाल से आरिफा को संतुष्ट होना चाहिए था, लेकिन उसकी जिज्ञासा कुछ आज़र के बर्ताव, कुछ उसकी भेड़ों से मिलती हुई सूरत का भोलापन और उसकी खामोशी से जाग गई थी। इंग्रिड ने पिछले साल से गायें रखना बंद कर दी थीं और भेड़ें रख ली थीं। इनका खर्च, देखभाल और रोज़ की मेहनत कम थी, मुनाफा ज़्यादा था। 10 गायों की गौशाला में 50 के करीब भेड़ें थीं, जो अब भेड़ों का बाड़ा कहलाता था। आखिर जब आज़र से बात करने का कोई मौका हाथ ना आया तो आरिफा ने इंग्रिड को घेरा। ये तो वो समझ ही गई थी कि इंग्रिड आज़र को बहुत चाहती है। क्या कोई माँ अपने बच्चे का ऐसा ख्याल करेगी जैसे इंग्रिड आज़र का करती थी? ख्याल जिसमें गर्म खाना, उसके शौक़ के पकवान, कपड़ों की बहुत प्यार और नफासत से मरम्मत और डांट फटकार सब शामिल थी। इंग्लैंड में मसल है, नौजवान माँ को पटाना हो तो उसके बेटे का ख्याल करो। आरिफा ने यही नुस्खा अपनाया और उसे कुछ अफ़गानी खाने बनाने आते हैं कह करके इंग्रिड के रसोई घर में घुसपैठ की। आज़र ने ज़रूर उन खानों की इंग्रिड से तारीफ़ की होगी, क्योंकि इंग्रिड तो जैसे निहाल ही हो गई और हर रोज़ ही किराएदार को अपने घर में रसोई में बुलाने लगी। भला वो रसोई में घुसना ही क्या हुआ जिसमें गपबाजी शामिल ना हो। 3 दिन की पक्की दोस्ती में इंग्रिड से सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं रही। उसने खुद ही बताना शुरू कर दिया। जब आया था आज़र तो बिल्कुल चुप रहता था। सरहद के शरणार्थी कैंप पर बहुत दिनों से रुका हुआ था और वहाँ के अफसरों का कहना था कि ना कभी कोई इच्छा जाहिर करता, ना अपने नंबर के ना आने पर झुंझलाता, ना शरणार्थी कैंप की कमियों पर गुस्सा होता। मूर्ख नहीं है, इसका भरोसा मुझे कैंप के डॉक्टर ने दे दिया था। वैसे होता भी तो भी मैं उसे ले आती। अब जब मैंने और आज़र दोनों ने मिलकर के एक नया सच गढ़ लिया है तो मुझे पुराने सच को स्वीकारने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मुझे इस ज़मीन पर सहायता की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर थी। 5 साल पहले सेवानिवृत्त होकर अपने पुश्तैनी बंजर पड़ गए फार्म हाउस में दोबारा आ बसी थी। बचपन यहीं गुजरा था, लेकिन ज्ञान को धार न दी जाए तो वो जंग खा जाता है। मुझे खेती और पशुपालन के सब नियम और जानकारी दोबारा हासिल करनी पड़ी। भरोसेमंद और सस्ता मजदूर पाने के लिए मैंने एक शरणार्थी को गोद लेने के लिए निवेदन दिया, जो मंजूर हो गया। आरिफा को कहानी इतनी दिलचस्प लग रही थी कि उसने मटर की फलियों की टोकरी अपनी तरफ सरका ली, ताकि इंग्रिड का मटर छीलने में ध्यान न बटे और कहानी में खलल न पड़े। बात आगे चल पड़ी। ऐसा नहीं कि वो स्वीडिश समझता नहीं था,
उसने सरहद पर रहकर ही काफ़ी अच्छी स्वीडिश सीख ली थी और अंग्रेज़ी भी उसकी ठीक ठाक थी। कहाँ सीखी, कब और कैसे सीखी मुझे नहीं मालूम। ना मैंने पूछा, ना उसने बताया। दोनों भाषाओं में जो भी कहो समझ लेता और आदेशों का पालन करता। भाषा सीखना शरणार्थियों के लिए ज़रूरी है। क्लासों में लिखित में उसके पूरे नंबर आते, बोलने में 0 पाता। जब मनोचिकित्सक ने भी हाथ खड़े कर दिए तो मैंने उसे भाषा स्कूल से निकाल लिया। न जाने अफ़गानिस्तान और बाद में पाकिस्तान या फिर वहाँ से निकलकर हिंदुस्तान होते हुए यूरोप के कितने ही मुल्कों में पैदल, कभी बस, कभी ट्रेन के सफ़र में उस पर क्या गुजरी थी। मुझे खामोश तबीयत लेकिन तेज़ दिमाग छात्रों का तजुर्बा था और उन्हें समय देने और धीरे धीरे खुलने की मैं आदी थी। जो भी काम उसके सामने करो, अगले दिन वही काम कराया मिलता। पूरे घर की सफाई करता, कपड़े बर्तन धोता, कार पोंछता, पॉलिश करता और ट्रैक्टर लेकर के खेत को निकल जाता। हाँ, बस एक काम नहीं करता, खाना कभी नहीं पकाता। वो हंस करके बोली, और एक काम मैंने कभी नहीं किया। वो कहते कहते रुक गई, जैसे खुद से बहस कर रही हो कि इतनी निजी बात बिल्कुल किसी अनजान को बताई जाए या नहीं। फिर जैसे फैसला करते हुए बोली, उसे भेड़ों के पास मैंने कभी नहीं जाने दिया। अभी अभी खरीदी थी, काफ़ी पैसा लगाया था, और मुसलमानों का क्या भरोसा, ये तो अपने हाथ से काट करके खा लेते हैं। अब तक इंग्रिड किस्से में इतनी गहरी डूब चुकी थी कि उन्हें शायद याद भी नहीं था कि आरिफा भी मुसलमान है। आरिफा चुप रही। मुसलमान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इस बहस में पढ़कर वो उन्हें मूल कथानक से गुमराह नहीं करना चाहती थी। ये विवाद तो बाद में भी उठाया जा सकता है। बात से बात निकली तो पता चला कि 8 साल पहले इंग्रिड के पति का कैंसर से देहांत हो गया था। एक बेटा और एक बेटी हैं जो फ्रांस और स्पेन में रहते हैं। जब स्टॉकहोम में थी तब कभी कभार 2-3 साल में मिलने आ जाते थे। अब यहाँ शहर से दूर तो बस स्काइप से ही बात हो जाती है। आज़र को आए 3 महीने हो चुके थे। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी और क्रिसमस करीब था। मुझे ज़रा आशंका थी, मुसलमान है, पता नहीं क्रिसमस मनाएगा या नहीं। लेकिन आज़र ने क्रिसमस ट्री ला करके यथास्थान रखा भी और उसे सजाने में मेरी मदद भी की। छोटे छोटे तोहफे खरीदे और जहाँ जहाँ मैं नए साल और बड़े दिन की बधाई देने के लिए गई, मेरे साथ गया। गले लगकर सबको बधाई दी, जी भर के केक और रोस्ट खाया, लेकिन रहा एकदम खामोश। आसपास के फार्म हाउस के रहने वालों ने मिसाल देनी शुरू कर दी और कहावत को बदल दिया। अब लोग आपस में कब्र जैसा खामोश कहने के बजाय आज़र जैसा खामोश कहने लगे। इसने खुद भी सुना और बस मुस्कुरा भर दिया। सर्दियों का 18 घंटे वाला अंधेरे का दिल उदास कर देने वाला मौसम ख़त्म हुआ और बर्फ़ पिघलने लगी। पिछले साल की भेड़ों के यानी 50 नए मेमनों के अब की गर्मियों में पहली बार बाल उतारे जाने थे। मई के पहले हफ्ते में इंग्रिड ने पेशेवर शेयरर बुलाए। भेड़ों को पकड़ कर रखना होगा क्योंकि वो पहली बार बिजली के उस तरह से डरेंगी भी और उसकी आवाज़ से बितकेंगी भी। आज़र से मदद लेनी ही होगी। वो इतनी देर खामोश रहीं और दूर कहीं शून्य में ताकती रहीं कि आरिफा ने उन्हें उकसाते हुए पूछा, तो मदद ली उससे? मदद की उसने? एक उदास सी मुस्कुराहट इंग्रिड के होठों को छू गई। आज़र ने जवाब तो नहीं दिया, बस खामोशी से साथ हो लिया। घर के बाद खेत थे और खेत के पार भेड़ों का बारा। आज़र और मैं भेड़ को पकड़े थे और बिजली का उस तरह शेयरर चला रहा था। शेयर फिसला और तेज़ धार उस तरह भेड़ की चमड़ी में घुस गया। खून का फव्वारा, मेरी चीख, मेमने का उछलना और मेमियाना सब एक साथ हुआ।
जब बैंडेज चिपका दी गई और मेमना शांत हो गया तो शेरर ने फिर उस तरह संभाला। मेरा गुस्सा और बड़बड़ाना जारी था। इस तरह का जख्म भर तो जाता है, लेकिन वहाँ रोए नहीं उगते। उतारे गए ऊन में छेद रह जाता है और उसके दाम कम मिलते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं था। उस महीने में सभी अपनी भेड़ों के ऊन उतरवाने वाले थे और पेशेवर शेरर से वक्त मिलना मुश्किल था। मैं मन मारकर काम आगे बढ़ाने की सोच रही थी कि आज़र बहुत धीमे से बोला, आप उस तरह ठीक से नहीं पकड़े हैं। मैं हैरान आज़र की आवाज़ में पहले मुकम्मल जुमले का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भला गोरा पेशेवर शेरर, वो भी मर्द, स्वीडन में आए पूर्ण रूप से आश्रित अफगान की सलाह कैसे स्वीकार कर लेता? तुनक करके बोला, 27 साल से शेयरिंग कर रहा हूँ। 27 सालों में आप भेड़ों का मिजाज नहीं समझ पाए। शेरर ने उस तरह उसके तरफ बढ़ाते हुए तन से कहा, तुम ही सिखा दो। आज़र के चेहरे का भाव अजीब था, जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो, लेकिन वो उसे हाथ लगाने से डर रहा हो। उसने उस तरह लिया और मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए भेड़ के ऊपर हौले से हाथ रखा। भेड़ शांत हो गई। उसने उस तरह चलाना शुरू किया और 11 मिनट में पूरी भेड़ का ऊन एक गुच्छे में उतारकर एक तरफ रख दिया। जिस काम में 3 दिन लगने वाले थे वो शाम तक पूरा हो गया। नमक? आज़र ने फरमाइश की। हाँ, इनके चारे में मिला दिया जाएगा। आज़र ने इनकार में सर हिलाया और इंग्रिड इस पशुपेश में कि उससे बहस करके उसको और बोलने के लिए उकसाया जाए या उसकी बात मान करके उससे अपनापा बढ़ाया जाए, आखिर अपनापन जीत गया और इंग्रिड ने नमक की बोरी की तरफ इशारा किया। आज़र ने दोनों हाथों पर थूका, हाथ मले और नमक के बोरे में डुबो दिए। नमक सने हाथ भेड़ों की तरफ बढ़ाए तो बड़ी भीड़ें ऐसे लपकी जैसे भूखा बछड़ा गाय के थन की तरफ लपकता है। वो बार बार नमक के बोरे में हाथ धंसाता और भेड़ें उसका हाथ चाट चाट कर साफ कर देती। कब उसके आंसू बहने लगे, जिन्हें ना उसने रोकने की कोशिश की, ना इंग्रिड ने ही उसे किसी तरह का दिलासा देना ठीक समझा। कोई घुटन थी जो ना जाने कौन सा रास्ता पा करके बह निकली थी। स्वीडन में घर बुलाए शेरर को खाना खिलाने का चलन है। इंग्रिड उबले आलू मेज पर रखकर मैकरल मछली तल रही थी जब शेरर ने पास बैठे आज़र से पूछा, मेरे हेल्पर बनोगे? इंग्रिड को तो जैसे किसी ततैया ने डंक मार दिया हो। आग बबूला होकर के बोली, तुमसे अच्छी शेयरिंग करता है, भेड़ों से प्यार करता है और इसे भेड़ें प्यार करती हैं। तुम्हें तो उस तरह पकड़ने की भी तमीज़ नहीं। तुम इसके हेल्पर क्यों नहीं हो जाते? कुछ सीख ही जाओगे। वो इतनी देर तक धारा प्रवाह डपटती रहीं कि शेरर को उसे रोकने का कोई और तरीका ना सूझा और उसने बेचारगी से कहा, मछली जल रही है। इंग्रिड ने उतने ही गुस्से से कहा, अरे जल करके कोयला हो जाए तो अच्छा हो। मेरी बला से आज तुम रात भूखे ही रहो। आज़र ने बहुत धीमे सर झुकाए झुकाए जैसे खाने की मेज़ से बात कर रहा हो कहा, मुझे जली मछली पसंद नहीं। अब इंग्रिड ज़रा नरम पड़ गई और बोली, पार्टनरशिप की बात करो तो ठीक, वरना तुम्हारे आधे से ज़्यादा ग्राहकों को मैं जानती हूँ। उन्हें तुमसे बेहतर शेयरर देने की बात करती हूँ। प्रस्ताव के साथ धमकी देकर इंग्रिड निश्चिंत होकर के खाना परोसने लगी। सोच कर बताता हूँ, कह करके शेयरर चला गया। पूरे दिन की थकी इंग्रिड सोई नहीं। रात भर उसने अफ़गान घुमक्कड़ गल्ले पालकों के बारे में इंटरनेट पर जो कुछ मिला पढ़ डाला। जानकारी बहुत सी मिली, लेकिन जो बात दिल में अटक गई वो थी, इन घुमक्कड़ों का इश्क जितना भटकन से है उतना ही अपनी भेड़ों से है। अपने गल्ले की भेड़ों को ये मांस के लिए कभी नहीं मारते। भटकन और गल्ले दोनों से ही जुदा होकर के इनका गुजारा नहीं होता। गुमसुम से हो जाते हैं और हमेशा शोक से घिरे रहते हैं। बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगले दिन तड़के सवेरे आज़र को काफ़ी बढ़ाते हुए इंग्रिड ने कहा,
मैं तुम्हारी भटकन नहीं लौटा सकती, इस देश में संभव नहीं है, लेकिन भेड़ें हैं, मेरी भी, दूसरे फार्म हाउसेस की भी। यहाँ का चलन नहीं है गल्ले लेकर के एक चारागाह से दूसरे में फिरते रहना, लेकिन भेड़ों को देखरेख की भी ज़रूरत है और प्यार की भी। 2 दिन बाद शेयरर ने प्रस्ताव रखा, बराबर की पार्टनरशिप कंपनी शब्द के इस्तेमाल पर इंग्रिड मुस्कुराई और रोज़ शाम को काम और पैसों का हिसाब रखने का उसने नियम बना लिया। कहीं उनका हमवतन उनके परदेसी बेटे को ठग तो नहीं रहा है। आज़र रात को सोने तो अपने कमरे में जाता, लेकिन अक्सर सुबह पाया जाता भेड़ों के बाड़े में। अभी तक मालूम नहीं वो किन हालात में अपने देश से भागा था, कहाँ कहाँ भटका, क्या क्या भोगा, लेकिन अब वो भेड़ों के साथ खुश दिखता है। कभी कभी कोई गीत भी गुनगुनाने लगता है। घूमना अब उसका सेकेंड हैंड टोयोटा गाड़ी में ही होता है, जो उसने अपने पैसों से ख़रीदी है। लाइसेंस है, बैंक अकाउंट है और इंग्रिड के फार्म हैंड की तरह उसका रजिस्ट्रेशन है। आरिफा और इंग्रिड काफ़ी देर चुप बैठी रहीं। फिर आरिफा ने कहा, हमारी हिंदी में 2 शब्द हैं, भटकन और अटकन। ऐसा माना जाता है कि एक के साथ दूसरा नहीं होता। आपके घर में दोनों एक साथ मौजूद हैं। इंग्रिड ने एक ठंडी सांस छोड़ी और बोली, हम बिना जाने समझे कितनी गलत धारणाएं बना लेते हैं लोगों के बारे में। देखो ना, मैं समझती थी कि ये मेरी भेड़ों को मार करके खा जाएगा, ये तो भेड़ों पर अपनी जान न्यौछावर करता है। इंग्रिड की आवाज़ में होनहार बेटे के गुण गिनवाने वाला लहजा था। वो चुप हुई तो आरिफा ने सवाल किया, लेकिन बोलता अभी भी बहुत कम है, तकरीबन ना के बराबर, है ना? इंग्रिड ने फौरन टोका, अफगान चरवाहे कम सुखन होते हैं, उनकी मानसिक और सामाजिक बनावट ही ऐसी होती है। आखिर वो क्यों अपने आप को बदले? आरिफा उनकी भावना समझते हुए मुस्कुराई। एक माँ ही तो अपने बच्चे के व्यक्तित्व के इतने बड़े ऐब को एक छोटी सी कमी मान सकती है। ये 3 साल पहले की बात थी। इस बीच इंग्रिड से क्रिसमस, नए साल या कभी कभार वैसे ही संपर्क बना रहा। आज सुबह फ़ोन पर इंग्रिड का बात करनी है, अर्जेंट मैसेज पढ़कर आरिफा ने फ़ौरन फ़ोन किया तो 1 घंटे में इंग्रिड ने उठा लिया। आज़र का डिपोर्टेशन ऑर्डर आ गया है। क्या? मगर उसे तो नागरिकता मिल गई थी ना? आरिफा ने सवाल किया। सरकारों का क्या है, जब चाहें अपने फैसले बदल दें। तो अब? आरिफा ने पूछा। लड़े बिना तो हार मैं नहीं मानूंगी। भला कोई कैसे एक माँ को उसके बेटे से अलग कर सकता है? आज़र को पता है? हाँ, सरकारी ख़त उसी के नाम आया था। पढ़कर कुछ बोला नहीं, भेड़ों के बाड़े में चला गया। कल से वहीं है। मैं खाना लेकर के गई थी। आंखों से लगा कि बहुत रोया है। अजीब बात है, मुझे भेड़ों की आंखों में भी आंसुओं की नमी दिखाई दी। ऐसे उससे चिपक करके बैठी थी जैसे सब समझ रही हो। इतना कह करके इंग्रिड फूट फूट कर रोने लगी। आरिफा सोच रही थी, भटकन की क्या परिभाषा है? क्या कोई इसे अपनी मर्जी से चुनता है, या बदलती सरकारें और उनकी राजनीति इसे हम पर थोप देती है? क्या आज़र की भटकन उसकी विरासत थी, या उसकी किस्मत, या वो राजनीति का शिकार था जो हमेशा मजलूम बेबस लोगों को निशाना बनाती हैं? भटकन। अभी आप नूर ज़हीर से उनकी ये कहानी सुन रहे थे। नूर ज़हीर की अन्य प्रकाशित पुस्तकों में सुर्ख कारवां के हमसफ़र यात्रा वृत्तांत है, पत्थर के सैनिक नाटक संग्रह, द डांसिंग लामा बौद्ध अभिनयात्मक कलाओं पर शोध कार्य है, डिनाइड बाय अल्लाह में ट्रिपल तलाक, हलाला, मुताह और खुला जैसे मुद्दों से जूझते मुस्लिम समुदाय पर चर्चा है।
एट होम इन एनिमी लैंड उनकी पाकिस्तान यात्रा का वृत्तांत है और फैज़ अहमद फैज़ के जीवन पर आधारित पुस्तक है आज के नाम। नूर ज़हीर ने उत्तर पश्चिमी हिमालय में बौद्ध आदिवासियों और मौखिक परंपरा पर भी शोध कार्य किया है और उर्दू में आरंभिक महिला लेखन का संकलन करके उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। टाइम्स फेलो, साहित्य अकादमी की राइटर इन रेजिडेंस और संस्कृति विभाग की सीनियर फेलो नूर ज़हीर कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। सिनेइंक पॉडकास्ट सीरीज ब्रिटेन में हिंदी कहानी के अंतर्गत अगले एपिसोड में आप नूर ज़हीर की एक और कहानी सुनेंगे। आज के एपिसोड में उनकी कहानी भटकन आपको कैसी लगी लिखिएगा। हमारा पता है post@cineinc.com। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। cineinc.com